नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को बोरिस जॉनसन दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का राष्ट्रपति भवन पर स्वागत किया, जहां बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले बोरिस जॉनसन राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने भारत ब्रिटेन रक्षा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की और 2022 के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जॉनसन के बीच वार्ता और दोनों देशों के बीच आर्थिक, ऊर्जा और व्यापार के संबंध में हुए समझौतों के क्या मायने हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके $100 मिलियन तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ब्रिटेन और भारत के बीच निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर जो चर्चा हुई है उसके क्या मायने हैं। विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर अभिजीत दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे यूरोपीय अध्ययन केंद्र जेएनयू की प्रोफेसर उम्मू सलमा बाबा जी से। उम्मू जी, आपका भी स्वागत है। और बात करेंगे मंजीव सिंह पुरी जी से, जो पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने हैं इसके। लेकिन सबसे पहले बात मैं आपसे करूंगा अभिजीत जी, जो भारत और ब्रिटेन के बीच आज समझौते हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से निवेश को लेकर ब्रिटेन की ओर से भी बड़ा ऐलान देखने को मिला और व्यापार की दृष्टि से दोनों देश एक बड़े समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक सवाल है, आज जो बातचीत हुई है और जो नतीजे निकले हैं ये सब बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही सकारात्मक हैं। मेरी दृष्टि से जो इसमें अहम मुद्दा है वो ये है कि मुक्त व्यापार समझौता दोनों देश जो भी निगोशिएट कर रहे हैं जी, वो इस साल के अंत तक उम्मीद रखनी चाहिए कि वो फाइनलाइज हो जाएगा। और यदि दोनों देश एक दूसरे के सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखें तब इसमें कोई संशय नहीं कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। जी, लेकिन इसके मूलभूत में यह मैं फिर से दोहराऊंगा कि दोनों साइड को एक दूसरे के सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखना होगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जी, इंडिया के लिए डेयरी सेक्टर सेंसिटिव है। यदि निगोशिएशंस में यूके चाहेगा कि इंडिया के डेयरी मार्केट को खोला जाए तब तो कठिनाई आएगी। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिकल रहा इस मामले में और दोनों देश के बीच में एफटीए साइन हो पाया, उम्मीद रखनी चाहिए कि यूके भी उसी प्रकार प्रैक्टिकल रहेगा और इन निगोशिएशंस में, मुक्त व्यापार समझौता के निगोशिएशंस में कंस्ट्रक्टिव रोल दोनों देश के रहेंगे। जी, उम्मू जी,
अगर मैं बस समझना चाहूं कि मुक्त व्यापार समझौते की अगर हम बात कर रहे हैं, एफटीए की, तो क्या मायने हैं इसके एक आम दर्शक के नजरिए से, कि इससे भारत और ब्रिटेन दोनों को क्या क्या लाभ होंगे, और इसमें कुछ देरी देखने को मिली है, क्या कारण है इसके पीछे, और आगे ये दोनों देशों के बीच कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, व्यापार के लिए आप किस तरीके से एक दूसरे देश के साथ द्विपक्षीय रूप में व्यापार को आप एस्टैब्लिश करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अब जैसे अभिजीत जी ने अभी बताया कि दोनों देशों के अपने अपने ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वो माहिर हैं और वो चाहेंगे कि दूसरे देश के साथ व्यापार उस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कुछ ऐसे मुद्दे उठेंगे जिसमें कि हर देश चाहेगा कि उसके क्षेत्र को, उस सेक्टर को वो बचा के रखें, जिससे कि बाहर से आता हुआ जो माल है उसका जो दाम है वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने निजी क्षेत्र में उसमें नुकसान होने का जो है स्कोप बहुत बढ़ जाता है जी। तो एक उदाहरण दिया गया था डेयरी सेक्टर। तो अलग अलग इसमें मुद्दे सामने आएंगे, सर्विसेज का भी सेक्टर है और भारत ने एक नए क्रम से पुनः जो है व्यापार के क्षेत्र में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है इनका निरीक्षण करके पुनः स्टार्ट किया है। 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ब्रिटेन के साथ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसपे अभी 4 मुख्य सेक्टर्स पे 4 चैप्टर्स जिसे कहा जाता है, उस पे दोनों तरफ में इस पे एक किस्म से एक समझौता हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक ये तय हो सकता है। व्यापार को इसमें बहुत बड़ा जो है प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात को कहा है कि ये एक उस प्रतीक का एक उस चीज़ का प्रतीक होगा कि किस तरीके से आपकी द्विपक्षीय जो रिलेशन है वो आगे बढ़ सकती है। तो ये बातचीत के दौरान ही हो सकता है और उम्मीद की जाती है कि साल के अंत तक हो जाएगा। आम लोगों के लिए क्या है कि इसमें जो अलग अलग उत्पादक हैं वो ये देखेंगे कि क्या वो किस तरीके से अपने जो सामान यहाँ पे बना रहे हैं इंडिया में, वो उसको किस तरीके से वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और टैक्स कितना कम हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में ये होगा कि वो कैसे भारत के साथ व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 2 अहम मुद्दे हो जाते हैं कि कितना टैक्स या टैरिफ पड़ेगा, और अगर एक साइड चाहता है कि किसी चीज़ में प्रतिबद्धता लगाना चाहे तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स के द्वारा ये करते हैं, यानी कि किसी किस्म का स्टैंडर्ड ले आते हैं और कहते हैं कि आपका ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो व्यापार के लिए ये जो उत्पादन है ये इसमें इस लिस्ट में आ नहीं सकता है। तो इन चीज़ों पे पहल रहेगी और प्रयास ये किया जाएगा कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार का क्षेत्र है इसे महत्वपूर्ण तरीके से आगे ले जा सकते हैं। मंजीव जी, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस बात पे खासा जोर दिया है कि मुक्त व्यापार समझौता जो है एफटीए, जिस पे दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, एक सकारात्मक रुख दोनों देश के प्रधानमंत्रियों का देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि इस पे जल्दी कोई फैसला होगा, जल्दी इस साल के अंत तक अच्छी खबर सामने उभर के आएगी। भारत एक तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ब्रिटेन के जो यूरोपीय संघ के साथ संबंध रहे पिछले दिनों, जिस तरह के उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिले हैं, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जिस तरह से ब्रिटेन में आर्थिक हालात हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, मैं तो जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन मानता हूँ। देखिए, भारत और ग्रेट ब्रिटेन आज के दिन में दोनों एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जिसको कहते हैं करीब $2 ट्रिलियन के। उस भारत आगे जा रहा है, ग्रेट ब्रिटेन तो खैर इतना आगे जा नहीं पाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन आज के समय जब के ग्रेट ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ से अपने आप को अलग कर, यानी कि उनके जो रूल्स रेगुलेशन है और भारत के यूरोपियन संघ के साथ जो रूल्स रेगुलेशन है उनके साथ वो नहीं है एनीमोर, उनको भी चाहिए कोई ना कोई बहुत बड़ा पार्टनर। एक तो उनका पार्टनर हमेशा यूरोप रहेगा, अमेरिका रहेगा, चाइना होता था, लेकिन आज की परिस्थिति में सबको नजर आ रहा है कि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है और हमारी जो पुरानी सभ्यता है, रिलेशनशिप है ग्रेट ब्रिटेन के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, इस सबको आगे ले जाना चाहिए जी। अब देखिएगा, ये 2016 से मामला चल रहा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल,
दोनों जो चीजें हैं ये सब पास में आ गई हैं। कुछ ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी ये फायदा है कि वो भारत के साथ ये इस किस्म का समझौता करे, भारत के लिए भी ग्रेट ब्रिटेन एक अपॉर्चुनिटी। तो ये दोनों को आगे ले जाना चाहिए। देखिएगा, चैप्टर्स, टैरिफ सेक्शंस ये तो होंगे ही होंगे, कहीं होंगे। हर आदमी चाहेगा कि सिर्फ मेरी विन हो, दूसरे की नहीं। जी ऐसे तो होगा नहीं। लेकिन एंड में हमें यह सोचना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं कटिंग एज चीजें जो हमारे पास नहीं है। जी। छोटा सा मैं आपको मुद्दा दो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी वैक्सीन जो बनी कोविड के लिए, जिसके लिए हम बहुत गर्व दिखाते हैं, वो डिस्कवर तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई। कोविशील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये बातें समझ जानी चाहिए। लेकिन हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत बड़ी हो रही है। इसमें हमें इस किस्म की टेक्नोलॉजिकल इंफ्यूजन, कैपिटल इंफ्यूजन ये सब चाहिए। साथ साथ भारत की कंपनियां जो बड़ी बन रही हैं तो क्या करती हैं, पहले सबसे लंदन के मार्केट में जाती है, वहां पर निवेश करती है। और जितने भी बड़े इंडिया के बिजनेस हाउसेज हैं, चाहे टाटा दीजिएगा, दूसरे नाम दीजिएगा, सब वहां पर हैं। इसलिए ये एक सिचुएशन है कि इसको जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। जी। आगे तो जो आप उससे बनाएंगे वो उसका बनेगा। लेकिन मैं तो मानता हूं कि भारत की जो स्थिति है, जो हमारे नंबर्स हैं, वो ऐसे हैं कि हम तो दुनिया की एक सबसे लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनेंगे ही बनेंगे। जी जी, और जाहिर सी बात है ये ब्रिटेन को भी तय करना है और भारत के जो हित हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सामने रख भी दिए हैं। लेकिन अभिजीत जी, एक बड़ा जो फैसला उभर के सामने आया है ब्रिटेन की तरफ से कि ब्रिटेन ने भारत को एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया है, जिससे रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी में कम समय लगेगा। इसको आप कैसे देखते हैं और इसके क्या मायने हैं, क्या असर पड़ेगा इसका? स्वाभाविक है कि इस किस्म की जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश होगी तब रक्षा सौदों में फैसिलिटेशन होगा, आपसी व्यापार इस क्षेत्र में ज़रूर बढ़ेगा और उम्मीद की जा सकती है कि जो अपने देश का डिपेंडेंस है कुछ एक दो देशों पर इस क्षेत्र में, वो डिपेंडेंस थोड़ा कम होगा। एक थोड़ा हट के एक इशू मैं जरूर रेज करना चाहता हूं। जी। आज हमने देखा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट के सेक्टर में ब्रिटेन ने कहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी, वो बिल्कुल वेलकम है। लेकिन साथ में ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो मुक्त व्यापार समझौता होगा उसमें ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जो हमारे हाथों को टाई कर दें, जिससे कि सरकार भविष्य में अपने देश में ग्रीन प्रोडक्ट्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज बनाने में की सामर्थ्यता में थोड़ी कमी आए। वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है अभी फ्लैग करना। जी जी। उम्मू जी, एक और बड़े मसले पे समझौता हुआ है, वो है एटॉमिक एनर्जी का। इस इशू को आप कैसे देखती हैं? जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा मुद्दा है, ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश समझौते के साथ एक स्तर पे पहुंचना चाहते हैं। एटॉमिक एनर्जी, इसे आप कैसे देखती हैं? इस समझौते को कैसे देखती हैं आप? देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में वैसे ही काफ़ी खलबली आई हुई है यूरोप में युद्ध को लेके, और इसका प्रभाव और जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है भारत के द्वारा कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो है एक MOU या समझौता हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, यानी आपकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं, आपकी डिपेंडेंसी कहाँ पे है, और उसको कितना आप एक सस्टेनेबल, आत्मनिर्भर ऐसे ऊर्जा स्रोत की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि आपके वातावरण और पर्यावरण में और प्रदूषण को लेके जो उसका प्रभाव होगा उसको कितना आप सीमित कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को एक पॉजिटिव रोल में लिया गया है और इस चीज़ का आप स्वागत कर सकते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि इसके साथ एक अहम चीज़ क्या होगी कि तकनीकी क्षेत्र में इसका प्रभाव आपको और भी व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, दोनों तरफ के जो साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल
और इनोवेशन जो है, जो एक दूसरा समझौता आज उस पर हस्ताक्षर हुआ है, उसको भी एक तरीके से एक बूस्ट मिलेगा। और एक हमारे तरफ से जो भारत एक प्रयास कर रहा है कि जो साइंस के क्षेत्र में और इनोवेशन के क्षेत्र में इस चीज़ को हम और आगे लेके जाएं, और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये जो दोनों जो हमारे दो स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था के, इसको मैं देखती हूँ, मैं मानती हूँ कि इसको एक बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। जी बिल्कुल। और भारत ब्रिटेन पावर हाउस पार्टनरशिप एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत में, और जो समझौते हुए हैं उसमें उभर के सामने आया है मंजीव जी। और इसी कड़ी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन में भारत ने ब्रिटेन को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? नेशनल हाइड्रोजन मिशन में ब्रिटेन की भागीदारी, भारत की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मैं इन सब चीजों को पॉजिटिवली देखता हूँ। जी देखिए, ब्रिटेन जो है उसके पास टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब चीजों में बहुत माहिरता है। ठीक है कि वो एक्चुअली बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं है किसी भी चीज, वो अलग बात, लेकिन हम जो है बहुत बड़ी मार्केट, इस कारण उनको बहुत इंटरेस्ट है कि जो उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है उनके लिए मार्केट मिले बहुत बड़ी। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन तो बहुत बड़ा मिशन हमने शुरू किया है, लेकिन हम ही नहीं, सारी दुनिया इस पे खोज कर रही है। और ज्यादातर दुनिया के पास कुछ लेबोरेटरी लेवल में आंसर्स हैं हाइड्रोजन के यूटिलाइजेशन, उनको एक्चुअली ऑन ग्राउंड लाना और आगे ले जाना और कार्बन को रिप्लेस करना, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मुद्दा है। और अगर हमें ब्रिटेन की टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन और जो उनके एंटरप्राइजेज हैं उनकी इन चीज में सहायता मिल सकती है तो बहुत अच्छा, ये मान के चलना चाहिए। मैंने आपको उस समय कोविड की वैक्सीन का उदाहरण दिया, उनके यहाँ जो लेबोरेटरीज हैं, चाहे कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, लंदन में लेबोरेटरीज हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं। और हम उनके साथ अच्छी तरह से काम इसलिए भी कर सकते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे एंटरप्राइज में जो लोग हैं, जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनको जरा समझते हैं, भाषा की ईज है, बहुत सारी चीजें, तो ये तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी और ग्लोब के लिए भी अच्छा। जी मंजीव जी, दो महत्वपूर्ण मुद्दे और हैं। भारत को लड़ाकू जेट बनाने में ब्रिटेन मदद करेगा, और दूसरा एक मुद्दा और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन हिंद महासागर में खतरों की पहचान करने और उनका जवाब देने के लिए नई तकनीक के लिए भारत की आवश्यकताओं का समर्थन करने की कोशिश करेगा। इसके क्या मायने हैं? मनोज जी, आपने मेरे से सवाल? जी मंजीव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हिंद महासागर में ब्रिटेन का भारत को सहयोग तकनीक की दृष्टि से भी, समर्थन की दृष्टि से भी, क्या मायने हैं इसके? मनोज जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के पास टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज है, फाइटर जेट्स, उनको बहुत इंटरेस्ट, बहुत सालों से इंटरेस्ट रहा है कि भारत उनसे खरीदेगा, लेकिन उनके जहाज जो है वो बनते नहीं है, वो दे डोंट मैच अप, ये भी फैक्ट है। अब इस तरीके से वो जरूर कोशिश करेंगे। तो ये जो डिफेंस का मुद्दा है, देखिए वो इतने बड़े सप्लायर है नहीं दुनिया में, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज अगर हम उनको मैरी करके आगे ले जा सके, इट विल बी अ विन विन फॉर बोथ, व्हाई नॉट, ये तो जरूर करना चाहिए। हिंद महासागर की जो आपने बात की, इंडो पैसिफिक, देखिए चाइना ब्रिटेन का बहुत बड़ा पार्टनर, बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर, और ये, लेकिन ये बात ये भी सही है कि कोविड के बाद चाइना जिस तरह उभर के आया है और जिस तरह लोगों ने उसकी हेजेमोनिस्टिक एबिलिटीज और एक्शंस देखे हैं, तो ब्रिटेन भी चाहेगा कि, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एग्स कांट बी ऑल इन वन बास्केट, तो वो भी चाहेगा कि भारत, जिसके साथ उनके इतने पुराने रिश्ते हैं, जो इतने अदरवाइज आर्थिक पॉसिबिलिटीज हैं, इनको क्यों नहीं आगे लेके जाया जाए। क्योंकि चाइना जो है उसके साथ सिर्फ ट्रेड ही नहीं है, यही नहीं कि आपके पैसे बनते हैं, वो उसके साथ उनकी हेजेमनी भी बढ़ती है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटेन की ये रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है। और भारत की जो ग्लोबल परिस्थिति है, इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भारत जो है एक उभरती हुई शक्ति है, सिर्फ इंडो पैसिफिक ही, ग्लोबली। और इसलिए ब्रिटेन जैसी शक्ति, चाहे वो अपने आप को ग्लोबल ब्रिटेन जो भी कहें, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल भारत जो है उसमें एबिलिटीज हैं ग्लोबल ब्रिटेन को भी आगे बढ़ाने की। जी जी अभिजीत जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेजी से हालात बन और बदल रहे हैं, जिस तरह देशों के, आपसी देशों के रिश्ते बन और बिगड़ रहे हैं, मैं ताकतवर देशों की बात कर रहा हूं, और उसमें भारत का एक रुख, खासतौर से आर्थिक दृष्टि से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। चीन और ब्रिटेन के अपने संबंध होंगे, लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद जिस तरह से आर्थिक हालात दुनिया के बदले हैं, परिस्थिति बदली है,
उसमें आप देख रहे हैं कि आज ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता है और भारत को भी ब्रिटेन की आवश्यकता है आर्थिक दृष्टि से। हिंद महासागर का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच। मनोज जी, देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य के अलावा भी दोनों देशों का आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंस है, और अभी के जो आज की जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये म्यूचुअल डिपेंडेंस इकोनॉमिकली और ज़रूर बढ़ा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दोनों, ब्रिटेन और इंडिया, ये क्लियर रियलाइजेशन है बड़े बड़े इकोनॉमीज में अब कि कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो म्यूचुअल डिपेंडेंस को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं विथ सेल्फ सफिशिएंसी इन सर्टेन सेक्टर्स, ये बहुत अहम मुद्दा होगा। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में इन दोनों देशों की पार्टनरशिप और प्रगाढ़ होगी और सुदृढ़ होगा, और जो रिश्ते हैं वो अनेक आयामों में बढ़ते जाएंगे और बहुमुखी होंगे। जी बिल्कुल। जहां तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात है तो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए निवेश की घोषणा की है। उम्मू जी, आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले में भारत की जो ताकत है उसको दुनिया मानती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा भी एक अहम है, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, अभी पिछले 2 साल में ये जो एक व्यापक रूप से हमने देखा है कि हेल्थ के क्षेत्र में निवेश करना कितना अनिवार्य हो चुका है। यानी हेल्थ एक ग्लोबल पब्लिक गुड के तहत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि इसका अगर प्रभाव होता है तो सारे देशों के ऊपर होता है, और इसमें साझेदारी और पार्टनरशिप एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हर देश के पास एक अपनी एक लेवल ऑफ कैपेबिलिटी है। और अगर भारत के और ब्रिटेन दोनों साथ में आए, और देखिए ये जो द्विपक्षीय जो रिलेशनशिप है, इसको एक लिविंग ब्रिज का नाम भी दिया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको कहा है कि एक लिविंग ब्रिज है, यानी कि एक ऐसी चीज पे ये निर्धारित है जिसमें कि दोनों तरफ जो है न केवल व्यापार है, लोगों का संबंध है, और ये जो लोगों का संबंध है अलग अलग व्यायाम के क्षेत्र को लेके इसको और मजबूत किया जा रहा है। और पिछले साल जब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की गई थी और 10 साल का एक रोड मैप इसके लिए एक चुना गया था, तो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है महत्व दिया गया था, जैसे कि तकनीकी क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री ने आज भी अपने जो प्रेस मीटिंग के सामने ये कहा था कि ये इन चीज़ों से, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से फ़ायदा दोनों तरफ को होगा। जी। तो मैं मानती हूँ कि एक आते हुए समय में और अगले इस दशक में जो है सबसे ज़्यादा स्फूर्ति के साथ जो चेंज आएगा वो तकनीकी क्षेत्र में होगा। और अगर भारत इस चीज़ में सामने एक अग्रणी भूमिका निभाता है ब्रिटेन के साथ, तो फ़ायदा भारत को ही मिलेगा। तो इस चीज़ का मैं स्वागत करती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरीके से इसको और बढ़ाया जाए। और हाल ही में ब्रिटेन ने ये घोषणा की थी कि जो यहाँ से विद्यार्थी वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ाई के बाद उनको उनके वीज़ा के लिए, उसमें रहने के लिए उनको और समय दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ से वो प्रैक्टिकल एक हैंड्स ऑन नॉलेज लेके वापस आए भारत में। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ ये जो है पहल की जा रही है, जिससे कि तकनीकी क्षेत्र में एक और नया आयाम खोला जाए। जी बिल्कुल। दोनों देशों के बीच वीजा का मुद्दा भी एक बहुत अहम मुद्दा है। मंजीव जी, दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पे मैं आपका जरूर विचार चाहूंगा। एक तो मुद्दा है जो यूक्रेन और रूस का जो बीच युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर। आज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संघर्ष विराम का आह्वान किया, शांति की बात की। साथ ही अगर अफगानिस्तान की बात मैं करूं, केवल यूक्रेन की बात नहीं हुई है, रूस की बात नहीं हुई है, अफगानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवाद के लिए ना हो, इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दमदारी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने रखा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी उसको माना। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ऐसा है कि आतंकवाद के तो सभी साइड उनके साथ में है। ग्रेट ब्रिटेन भी टेररिज्म का विक्टिम रहा है और वो बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे और वो समझते हैं
कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो सरकार है जी। उस पे निगरानी रखने की जरूरत है कि जो भी वो चीजें करें, बाकी चीजें छोड़िएगा, लेकिन आतंकवाद को बिल्कुल ही ना जिसको कहते हैं प्रोत्साहन करें। साथ साथ वहां पर जो सिविलाइजेशनल मोड्स हैं जो आजकल बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं कि औरतों की पढ़ाई हो, ये सब चीजें देखनी चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था और मैं मानता हूं कि अच्छी बात है कि ब्रिटेन जो एक P5 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको इस पे हमने और आग्रह कराया और वो इसके साथ मान। अब जहां तक रशिया का सवाल है और यूक्रेन वाला मुद्दा है, देखिएगा बात तो बड़ी क्लियर है और ये चीज हमें मान जानी चाहिए। ब्रिटेन जो है वो समझता है कि भारत की क्या परिस्थिति है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, और दोनों साइड, क्या कोई साइड है जो कहते हैं कि सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के कि वहां पर सीज फायर नहीं होनी चाहिए और वहां पर वायलेंस होनी चाहिए, ये तो नहीं। वो हमारी बात मानेंगे, यहाँ पर हमारे पास आए हैं जरूर कहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी नोट करिएगा, कुछ ही दिन पहले बोरिस जॉनसन वॉर्सो यूक्रेन गए थे, मिन्स्क गए, और वहां जाके उनके प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की जी, उनको ये कह के गए हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और जो भी देश हैं जो बिल्कुल प्रोत्साहन कर रहे हैं वहां पर जेलेंस्की को, चाहे ठीक रहा कारण नहीं ठीक कारण, लेकिन जिसका नेट रिजल्ट तो यह है कि वहां डिस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर, उसमें सबसे आगे ग्रेट ब्रिटेन है। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती है जियोपॉलिटिक्स की, दूसरे की जो नीड्स हैं उनकी परिस्थितियों को समझ के। लेकिन ये जो हमारी यहाँ विजिट थी इसमें जरूर इस किस्म के बड़े जियोपॉलिटिक्स की बातें हुई। आफ्टर ऑल भारत भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल का आज मेंबर है, कल अगले साल G20 को हम चेयर करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको बायलैटरल मुद्दे ही आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि एंड में those are the ones which really जी bring मंजीव जी, जिसको कहते हैं असल मसल टू द जी। एनवायरनमेंट। बिल्कुल, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच जाहिर तौर पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी चर्चा हुई, लेकिन खासतौर पर अगर बात की जाए तो निवेश और व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच कई अहम ऐलान, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं आज देखने को मिली। जाहिर तौर पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को ये समझौते मजबूती प्रदान करेंगे। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।